एनवीएन के दोस्तों नमस्कार, सलाम, खुशामदीद, वेलकम, स्वागत। आज कमाल की बात में आपको इस देश में अक्ल के कुछ नादिर नमूनों से मिलाते हैं। ऐसे नादिर नमूने जो नादिर हैं, नायाब हैं, मूल्यवान हैं, अनमोल हैं। इनमें से पहला नमूना मुलाहिजा फरमाइए। ये हैं श्री विप्लव देव। क्या कहा? इनका नाम सुना है आपने? न सुना होता तो मुझे हैरत होती। ये बातें ही ऐसे करते हैं कि एक मता जो सुन ले वो न इनको भूल पाएगा न इनकी बात को भूल पाएगा। सबसे पहले इन्होंने एक बहुत बड़ी खबर सुनाई थी सारी दुनिया को। वो खबर ये थी कि ठीक से डेट तो नहीं मालूम, लेकिन हजारों साल पहले इस देश के कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल संजय नाबीना, नेत्रहीन, अंधे, ब्लाइंड धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। और सुना इसलिए रहे थे कि वो युद्ध क्षेत्र का सारा हाल इंटरनेट के किसी ट्यूब चैनल पर देख रहे थे। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे देख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। मिडिल में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत कुछ चेंज हुई, किंतु उस जमाने में इस देश में वो टेक्नोलॉजी थी जो आज हम लोग जिसको लेके एनआईसी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाके काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि दुनिया ये समझ ले, ये जान ले कि महाभारत के ज़माने में भी हमारे देश में इंटरनेट मौजूद था। और दुनिया ये सुनकर हैरान रह गई। हैरान होना भी चाहिए था। फिर हमारे विप्लव देव जी ने एक और बात बताई, दुनिया को एक नया नुस्खा बताया। दुनिया को न भी बताया हो तो त्रिपुरा को तो बता ही दिया कि अगर त्रिपुरा का हर घर एक गाय पाल ले तो सारे त्रिपुरा से बेरोजगारी की समस्या ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती। कोई ग्रेजुएट है, बीए पास है, नौकरी के लिए घूमता रहता 10 साल से, और 10 साल वो गाय पाल लेता तो अपने आप 10 लाख का उसके पास बैंक बैलेंस तैयार हो जाता। बस उन्होंने दो बातें नहीं बताई। एक तो ये नहीं बताया कि त्रिपुरा का हर घर गाय खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, और ये नहीं बताया कि अगर हर घर में एक गाय पाल ली गई तो गाय का दूध कौन खरीदेगा। खैर, ये सब सोचना दूसरों का काम है। उन्होंने जो बताना था वो बता दिया। अब उन्होंने एक और ज़बरदस्त चौंका देने वाला भांडा फोड़ किया है, इंकिशाफ किया है। अब उन्होंने कहा है कि आज नहीं 3 साल पहले 2018 में जब अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तब उन्होंने उन्हें बताया कि हिंदुस्तान तो जीत ही लिया है बीजेपी ने, अब तो बीजेपी अपनी सरकार नेपाल और श्रीलंका में भी बनाने वाली है। मैं कह रहा हूं तो शायद आपको यकीन नहीं आए, आप खुद ही सुन लीजिए, वो खुद कह रहे हैं। बोले अध्यक्ष जी, बहुत स्टेट हमारे पास अच्छा हो गया। अरे काहे अच्छा हो गया? अभी श्रीलंका बाकी है नेपाल बाकी है। मैंने उस आदमी को बोलता है ये तो क्या ना जिसमें बोलता है ये तो हो गया देश का, तो वो तो कर ही लेंगे। श्रीलंका है, नेपाल है, वहां भी तो पार्टी के लेके जाना, वहां भी जीतना है। यहाँ भी उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। एक बात तो ये नहीं बताई कि भाई नेपाल और श्रीलंका में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कैसे? वहाँ तो इस नाम की कोई पार्टी ही नहीं। तो या तो वहाँ जाकर पार्टी बनाना पड़ेगी, और पार्टी बनाई गई तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी तो होगा नहीं, नेपाली पार्टी का नाम होगी नेपाली जनता पार्टी, और श्रीलंका की पार्टी का नाम होगा श्रीलंका जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो होगा नहीं। लेकिन उनकी बातों में मंतक, तर्क, रीज़न तलाश करना वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई तलाश करना है। तलाश करते रहिए, आखिर में थकार के बैठ जाएंगे आप। लेकिन एक बात ज़रूर मुझे ख्याल आया कि अगर ऐसा ही था तो फिर जल्दी करना चाहिए उन्हें, क्योंकि श्रीलंका में तो 2-3 महीने में चुनाव होने वाला है। अगर वो अब त्रिपुरा में बैठे रहे तो नेपाल में इलेक्शन कौन लड़ेगा? तो उन्हें थोड़ी जल्दी करना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में शायद ये बात आई कि ऐसी बातें सुनकर आखिर ये जो भारतीय जनता पार्टी की सो कॉल्ड हाई कमांड है, तथाकथित हाई कमांड, ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करती? वो इनसे क्यों नहीं कहती कि भाई क्यों हिंदुस्तान का तुम नाक कटा रहे हो हर जगह? लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ये उसूल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर जो कहता है वो ब्रह्मवाणी होती है, देववाणी होती है, तो कोई काट नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है कि विप्लव देव से भी कोई कुछ नहीं कहेगा, और मुझे ये भी यकीन है कि खुद अमित शाह भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दोस्तों, वो कहें न कहें, और हम कहें न कहें, और आप कहें न कहें, लेकिन नेपाल ने बहुत शार्पली रिएक्ट किया। उसकी प्रतिक्रिया बहुत सख्त, उसका रद्द-ए-अमल बहुत शदीद। उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री में जो नेपाल की डेस्क के इंचार्ज हैं उनको फ़ोन करके कहा कि ये बकवास बंद की जाए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, नेपाल और भारत के जो रिलेशंस थे, जो संबंध थे, जो ताल्लुकात थे, वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब थे। ऐसी बातों के बाद वो अगर न ख़त्म होने वाले होंगे तो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। श्रीलंका में भी गवर्नमेंट ने तो अभी तक रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वहाँ के मीडिया ने बहुत बुरी तरह कंडेम किया है कि ऐसी बातें की गई तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में और ख़राबी पैदा होगी, संबंध और ख़राब होंगे। और ये याद रखिए कि श्रीलंका ने अभी चंद ही महीने पहले श्रीलंका के ईस्टर्न कोस्ट के एक प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट अडानी का था, उसे कैंसिल कर दिया। ये हरकतें होंगी तो हम श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस कहाँ जाएंगे, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और आपको ये बताऊं कि नादिर नमूना तो अभी आपको मैंने एक ही दिखाया, बाकी तो दिखाना बाकी रह गए। एक और नादिर नमूना आपको दिखाते हैं। ये हैं श्रीमती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। ये जानते हैं इन्होंने कितनी बड़ी बात बताई है दुनिया को? इन्होंने बताया है कि इन्हें कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर, छातियों का कैंसर, लेकिन जनाब इन्होंने अपना कैंसर गाय के गोबर और गाय के मूत्र से बिल्कुल दुरुस्त कर लिया। गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। हमें तो हैरत है कि अमेरिका के किसी इंस्टीट्यूट ने आज तक उनको बुलाया नहीं कि आके हमारे डॉक्टरों को समझाओ कि ये जो 15-15, 20-20 साल से झक मार रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इनसे कहो कि ये सब छोड़ें, वक्त ज़ाया नहीं करें, वक्त नष्ट नहीं करें, गाय के गोबर और गाय के मूत्र के फ़ायदों को समझें और इन्हें बतावें कि उससे कैसे इलाज किया जा सकता है। और हमारे कुछ एक्सपर्ट्स को भोपाल ले जाएं और वहाँ जाके उन्हें गाय का गोबर सूंघाएं, गाय का मूत्र पिलाएं, ताकि उनकी समझ में आ जाए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और अगर वो ये कहें कि साहब भोपाल जाने की क्या ज़रूरत है, गाय तो हमारे यहाँ भी होती हैं, तो उनको बताएं साध्वी कि
जो बात हमारे भारत देश की गौ माता में है वो ऐरी गैरी गौ माताओं में कहाँ। तो इसलिए उन्हें भोपाल ही आना पड़ेगा ये विद्या सीखने के लिए। और ये वही प्रज्ञा ठाकुर हैं जिन्होंने ये कहा था कि नाथूराम सबसे बड़ा देशभक्त था। सुनिए। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। और ये सुनकर हमारे प्रधान सेवक ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने दिल से माफ नहीं भी किया, बस सिर्फ इतना किया कि उनको भोपाल से एमपी बना दिया, मेंबर पार्लियामेंट बना दिया, और डिफेंस पार्लियामेंट की जो डिफेंस कमेटी है उसका मेंबर भी बना दिया। दिल से अभी तक माफ़ नहीं किया। यहीं बात ख़त्म नहीं होती, आपको कुछ और नमूनों से मिलवाते हैं। ये हैं श्री पी.सी. मोहन, कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के 2 या 3 बार के एमपी। इन्होंने क्लाइमेट एक्टिविस्ट या मौसम दोस्त दिशा रवि की गिरफ्तारी पर, इतनी बड़ी बात पी.सी. मोहन के अलावा और कौन कह सकता था। और मिलिए, ये हैं जनाब, इन्हें कहते हैं दलाल साहब। ये हैं हरियाणा के कृषि मंत्री, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, वजीर ज़राअत। ये क्या फरमा रहे हैं, ये कहते हैं कि भाई अगर किसान जहाँ 2 लाख बैठे होंगे तो उसमें से 200 मर गए तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, 2 लाख में से 200 तो मरेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या ना मेरी बात सुन लो, आप ये 1-2 लाख में से 200 6 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐसे ही मर गए, मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है, स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे। हम किसान के साथ है तो। और क्या कह रहे हैं उसमें, उन्होंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है कि ये मरने वाले तो स्वेच्छा से मरे हैं। स्वेच्छा से मरने का मतलब क्या है, अपनी मर्जी से मरे हैं। आपके ख़ानदान में कोई अपनी मर्जी से मरा है? दुनिया में कोई अपनी मर्जी से मरता है? अरे लोगों का बस चले तो वो मरने से हमेशा के लिए इनकार कर दें, और आप इन किसानों के लिए ये बात कह रहे हैं। और आपसे भी बड़े मौजूद हैं, आपके ही हरियाणा में हैं, ये हैं अनिल विज, ये तो होम मिनिस्टर हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये उसी दिशा रवि के बारे में कह रहे हैं कि जिसके दिमाग में देशद्रोह का बीज हो उसे तो जड़ से उखाड़ देना चाहिए। सुनिए क्या कहा है। देशद्रोह का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो चाहे कोई और। तो ये अक्ल के वो नादिर नमूने हैं जो सारी दुनिया में हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं कहता हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि हम इन लोगों पे तो बहुत बातें करते हैं और इन लोगों को तो हम खरी खोटी भी सुना लेते हैं, लेकिन असल में जो बधाई के पात्र हैं, जिनको असल में मुबारकबाद देना चाहिए, वो हैं जिन्होंने ऐसे नादिर नमूनों को चुनकर हमारी असेंबली और पार्लियामेंट में भेजा है। क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि ये कितने नादिर नमूने हैं? क्योंकि ये लोग जब इलेक्शन में उनके पास वोट मांगने जाते होंगे तब भी तो यही बातें करते हैं जो अब करते हैं। तो ये बातें सुनने के बाद भी अगर उन्होंने इन्हें असेंबली और पार्लियामेंट में हमारे देश और हमारी जनता की नुमाइंदगी के लिए भेजा है तो उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब और डॉक्टर सलीम की तरफ से जय हिंद, खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे।